Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे डायग्नोसिस यानी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है और फिर हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि मेडिकली कैसे ट्रीट किया जा सकता है। अपने पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के देखे थे स्पाइनल ट्यूमर के, यानी हमने कई टाइप्स के देखे, जिसमें हमने सीएसएफ से रिलेटेड जो ट्यूमर है जिसमें सीएसएफ का डिपोजिशन ज्यादा है, हमने कोई हमने बिनाइन ट्यूमर्स के बारे में बात की, हमने मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में बात की। बिनाइन ट्यूमर्स जो कि बेसिकली कैंसरस नहीं होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो कि बेसिकली कैंसरस होते हैं। हमने ये भी देखा कि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो ट्यूमर जो स्पाइनल कॉर्ड या हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही किसी न किसी रीजन से हुए या किसी न किसी ऐसे फैक्टर के कारण हुए हैं जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। सेकेंडरी वो स्पाइनल ट्यूमर्स जो कहीं और से मेटास्टैटिक होकर के उनमें मेटास्टेसिस हुआ और वो कहीं और से स्प्रेड होकर के वो स्पाइनल में आए हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आए, जिनके कारण हमारे स्पाइनल का कैंसर हुआ है या ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है। फीमेल्स में देखा जाता है कि बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके कारण कई बार स्पाइनल ट्यूमर होता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बाद मैलिग्नेंसी के बाद वो कैंसर सेल जो है वो स्प्रेड होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में, स्पाइनल ट्यूमर के कॉज क्या होते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी को ये नहीं पता है कि प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर के कॉज क्या होते हैं। वो कॉजेस बेसिकली अननोन होते हैं या इडियोपैथिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जिनके कांटेक्ट में आने के बाद या उनसे एक्सपोज होने के बाद स्पाइनल ट्यूमर या प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड लिम्फोमा जो कि बेसिकली कैंसर है जो इफेक्ट करता है हमारे लिम्फोसाइट्स को, यानी कि हमारे इम्यून सेल्स, जो कि लिम्फोसाइट्स बेसिकली हमारे इम्यून सेल्स। सो लिम्फोमा यानी कि हमारे लिम्फोसाइट्स में अगर कैंसर हो रहा है तो ये एक कॉमन होता है उन लोगों में जिनमें कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम होता है, यानी उनका अगर इम्यून सिस्टम वीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है, तो उन पर्सन में या उन कैटेगरी के लोगों में स्पाइनल कॉर्ड लिम्फोमा देखने को मिल सकता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड लिम्फोमा का जो कॉज है वो बेसिकली वीक इम्यून सिस्टम, जिसके कारण
कैंसर सेल्स वहां पे ज्यादा एक्टिव हो गए। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें स्पाइनल ट्यूमर किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में ही चला आ रहा होता है, यानी जेनेटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है स्पाइनल ट्यूमर का पर्टिकुलर फैमिली के जीन्स में। उसमें हर वंश में, हर पीढ़ी में किसी न कोई एक पर्सन होता है जिसको स्पाइनल ट्यूमर की शिकायत होती है। सो एक जेनेटिक कंपोनेंट भी कई बार कॉज बन सकता है स्पाइनल ट्यूमर का। अगर हम एक छोटे नंबर की बात करें, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोई भी दो जेनेटिक डिजीज यानी कि प्राइमरी ट्यूमर ऐसे प्रेजेंट है, जब अगर दो जेनेटिक डिजीजेस हुई है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि दो जेनेटिक डिजीजेस प्रेजेंट थी तो उसके कारण प्राइमरी ट्यूमर हुआ है। ये बहुत ही स्मॉल नंबर केसेस में देखने को मिलता है। सो बेसिकली हम, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक, अगर किसी का जेनेटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है स्पाइनल ट्यूमर्स के, तो उनमें प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर देखने को मिल सकता है। जिन दो जेनेटिक डिजीजेस की हम पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे, वो है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस और वॉन हिपल लिंडो डिजीज। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बेसिकली एक हेरिडिटरी या जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें एक जो बिनाइन ट्यूमर है, जो नॉन कैंसरस होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं अरेक्नॉइड लेयर में हमारी स्पाइनल कॉर्ड की। जैसा हम जानते हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में 3 लेयर की मेनिंजेस होती है, अरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर। तो जब भी अरेक्नॉइड लेयर में किसी भी तरह का हेरिडेटरी डिसऑर्डर के कारण ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, तो या कोई भी ऐसे सपोर्टिव ग्लाइल सेल्स है, तब अगर उनमें ट्यूमर फॉर्म हो रहा है जेनेटिक कंडीशन के कारण, तो ऐसे कंडीशन को हम न्यूरो फाइब्रोमाटोसिस कहते हैं। सो बेसिकली इसमें हमारे जो ग्लियल सेल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। हमारे जो अरेक्नॉइड लेयर है उसमें हमारे ट्यूमर्स डेवलप होते हैं, इसलिए अरेक्नॉइड लेयर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। हाउएवर बहुत ऐसे कॉमन ट्यूमर हैं जो एसोसिएटेड होते हैं नर्व से, यानी अगर हमारे नर्व रिलेटेड कॉमन ट्यूमर्स भी देखने को हमें मिल सकते हैं। वो ज्यादातर रिलेटेड होते हैं हियरिंग, जिसके कारण पर्सन अगर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस से सफर कर रहा है, उसको ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसमें बिनाइन ट्यूमर डेवलप हुआ है, तो उस ट्यूमर के कारण या उस कंडीशन के कारण ऐसे लोगों में हेयर लॉस यानी कि लॉस ऑफ हियरिंग देखने को मिल सकता है, जो कि एक कान में हो सकता है या दोनों कानों में पेशेंट अपना सुनने की जो क्षमता है उन्हें खो सकता है। वॉन हिप्पल लिंडो डिजीज ये एक रेयर मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसमें जो हमारे बिनाइन ब्लड वेसल ट्यूमर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, रेटिना में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, या कोई और ट्यूमर है जो किडनी या एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। तो जब भी ब्लड वेसल में ट्यूमर होता है तो ऐसे ट्यूमर को हम हीमेंजियोब्लास्टोमा कहते हैं। वॉन हिप्पल लिंडो डिजीज में जिसमें हमने देखा कि ब्लड वेसल्स में ट्यूमर हो रहा है, हीमेंजियोब्लास्टोमा हो रहा है, तो इन्हीं के कारण या इस
रेयर डिजीज के कारण भी स्पाइनल ट्यूमर हो सकता है, क्योंकि अगर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्लड वेसल्स है उनमें अगर इमेंजियोब्लास्टोमा डेवलप हुआ तो पेशेंट का ये एक कॉज हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स में अगर किसी तरह का ट्यूमर फॉर्म है तो भी वो एक तरह के स्पाइनल ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकते हैं, या उन्हीं को हम स्पाइनल ट्यूमर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मेंजियोब्लास्टोमा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है। कॉजेस के बाद अब हम बात करते हैं साइंस और सिम्टम्स के बारे में। कॉजेस में बेसिकली हमने देखा कि जनरली जो कॉज होता है वो अननोन होता है, इडियोपैथिक होता है। हमने ये बात की कि कॉज वीक इम्यून सिस्टम हो सकता है, या फिर जेनेटिक डिजीज हो सकती है, जो कि किसी भी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर अगर फैमिली में रन कर रहे हैं, तो अगर दो जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर हो सकता है। अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें तो कई बार ये देखा जाता है कि इनिशियली स्पाइनल ट्यूमर में कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है इसलिए पेशेंट को धीरे धीरे बैक पेन देखने को मिलता है, या पेशेंट बैक पेन से सफर करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कई तरह के न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि नमनेस या वीकनेस। तो इसमें जो सबसे बेसिक सिम्टम जो होता है वो होता है बैक पेन। तो हम कह सकते हैं कि हर स्पाइनल ट्यूमर वाले पेशेंट को बैक पेन देखने को मिलता ही है। वो इनिशियली भी मिल सकता है, वो कुछ दिनों के बाद देखने को मिल सकता है। जो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स हैं वो बेसिकली ये उनके सिम्टम्स ये डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ लोकेटेड है, वो जो पर्टिकुलर ट्यूमर है वो किस एरिया में लोकेटेड है, और वो कैंसरस है या कैंसरस नहीं है, यानी कि वो बिनाइन है या वो मैलिग्नेंट। तो इन सब फैक्टर्स में स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर में अगर यानी हमारे स्पाइनल कॉलम में अगर ट्यूमर होता है तो वहाँ बैक पेन होता है, जैसे हमने बात की, क्योंकि वहाँ के जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, और जो हमारे वर्टिब्रे होते हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं, उनके उनमें डैमेज होने लगता है। हेल्दी टिश्यूज यानी अगर हमारे लिगामेंट्स हैं, हमारी मसल ग्रुप्स हैं,
अगर वो डैमेज हो रही है तो वो हमारे वर्टिब्रे को पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड नहीं रख पाती, जिसमें डिस्क स्लिप होना या वीकनेस होना बोन की, सॉफ्टनिंग होना बोन की, ये सब देखने को मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के कारण, क्योंकि वहां पे वीकनिंग होती है वर्टिब्रे की, टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, तो कई बार ये देखने को मिलता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में नर्व कंप्रेशन भी हो सकता है। जिस नर्व कंप्रेशन के कारण, यानी कि नर्व पिंचिंग के कारण या नर्व इम्पिंजमेंट के कारण, वहां पे पेशेंट को लोअर लेग में यानी लोअर लिम्ब में पेन, या कई बार पेशेंट को नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन जैसा फील हो सकता है। पेशेंट को पैर बहुत हैवी लग सकते हैं। कई बार पेशेंट के सेंसरी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड जो सेंसेशन है, जो चेंजेस है, वो देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को वीकनेस फील हो सकती है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो ट्यूमर है वो एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉकेज के कारण वहाँ जो नर्व हमारी प्रेजेंट होती है, अल्टीमेटली उनका कंप्रेशन होने लगता है या उनका इम्पिंजमेंट होने लगता है। तो उससे हमें जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो पेशेंट में देखने को मिलती है। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर में एक वैरायटी ऑफ सिम्टम्स, यानी कि एक वैरायटी ऑफ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कई तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं। पेन कई रीजन में देखने को मिल सकता है। पेन के नेचर चेंज हो सकता है, पेन की टाइमिंग चेंज हो सकती है कि, और वो कैसे कैसे पेन होते हैं, आइए हम अब बात करते हैं। अपर या मिडिल बैक पेन। सो बेसिकली जो स्पाइनल पेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के कारण जो पेन है, वो या तो हमारे लोअर बैक में लोकेटेड होता है या हमारे नेक यानी हमारे सर्वाइकल एरिया में लोकेटेड होता है। उस स्पाइनल ट्यूमर के कारण जो पेन फील होगा वो हमारे अपर, मिडिल या लोअर तीनों एरिया में पेन फील हो सकते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकते हैं या दो के कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। 70% जो स्पाइनल ट्यूमर लोकेटेड होते हैं वो हमारे थोरैसिक स्पाइन, जो हमारा थोरैसिक सेगमेंट है, T1 से लेके T12 तक, जो रिब केज से हमारा अटैच रहता है, वहां देखने को मिलता है। तो अगर हमारा स्पाइनल ट्यूमर हमारे थोरैसिक स्पाइन में है, 70% केसेस थोरैसिक स्पाइन में होता है, तब पेशेंट को अपर बैक में पेन फील हो सकता है। डीप एक, जो भी जैसा भी जो पेन होता है, स्पाइनल ट्यूमर में जो पेन रहता है वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट वाला पेन होता है, यानी बहुत डीप पेन होता है बैक में।
और ये पेन ऐसा नहीं लगता कि हमारे स्किन के सरफेस में पेन हो रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि एक मस्कुलर पेन, तो वो वैसा पेन नहीं होता। ये जो पेन है स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के कारण जो बैक पेन होता है, वो बहुत ही डीप डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, जिससे पेशेंट को कोई भी मूवमेंट करने में बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होता है। पेशेंट मूवमेंट करने की जो इच्छा है पेशेंट की, वो भी नहीं हो पाती। इसलिए कई बार ऐसे पेशेंट्स में इमोबिलिटी हो जाती है, उनके जॉइंट्स मोबिलाइज नहीं रह पाते, पेशेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि उनको कोई भी मूवमेंट करने में पेन फील होने लगता है। शार्प या शॉक लाइक पेन। सो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर वाले पेशेंट में अगर जो पेन है वो स्पेसिफिक रीजन में लोकेटेड हो सकता है, या वो ट्रैवल कर सकता है नर्व रूट में, यानी कि रेडिकुलर नेचर, रेडिकुलर पेन, रेडिकुलोपैथी जिसे हम कहते हैं, उस नेचर का भी पेन हो सकता है। ये पेन एक अगर रेडिकुलर नेचर का है या रेडिकुलोपैथी पेन है, तो हम ये समझ जाते हैं कि कोई न कोई नर्व रूट का कंप्रेशन हुआ है, क्योंकि अगर नर्व रूट का इम्पिंजमेंट हुआ है, नर्व रूट का कंप्रेशन हुआ है, तभी रेडिकुलर नेचर का जो पेन है वो देखने को मिलता है। तो शॉक लाइक पेन है, वो पेन हमारा रेडिएट होता है, वो हमारे चेस्ट, abdomens, लेग्स या आर्म्स, सो इन एरियाज में पेशेंट को पेन फील हो सकता है, पेशेंट को रेडिएटिंग पेन फील हो सकता है। नाइट पेन, यानी कि पेशेंट में जो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का जो पेन है वो पेशेंट को नाइट में ज्यादा रहता है, यानी नॉक्टर्नल पेन ज्यादा होता है, और दिन के समय पेशेंट को ये पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता है, या होता भी है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन वहीं रात में ये पेन बहुत ही डिस्टर्बिंग नेचर का होता है, बहुत ही डिस्कम्फर्ट करता है, जिसके कारण पेशेंट की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, पेशेंट की जो स्लीप साइकिल है वो भी अल्टर हो जाती है। और स्पाइनल ट्यूमर पेन जो नाइट में वर्स्ट होते हैं, वो किसी भी रेस्ट या कोई एक्टिविटी को स्टॉप कर देने से या उनको अवॉइड कर देने से ये पेन डिमिनिश या फिर कम नहीं होते। सो वो एक शार्प शूटिंग टाइप का पेन होता है पेशेंट को, और वो पेन जैसे जैसे रात बढ़ती है पेशेंट का वो पेन भी आगे की तरफ बढ़ता है। पेशेंट को जो पेन रहता है वो मॉर्निंग में और ज्यादा उसे वर्स लगता है, यानी कि पेशेंट जैसे जैसे रात में उसका पेन ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, उसके बाद जब सुबह वो सो के उठता है तो पेशेंट में को बैक पेन रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो पेशेंट में और जो वर्स्ट होते हैं, पेशेंट को पेन अनबियरेबल हो जाता है कई बार, और पेशेंट अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो भी कई बार नहीं कर पाते।
पेन और ज्यादा वर्स तब होता है अगर उस एरिया को टच किया जाए या किसी कारण वो एरिया कंप्रेस हो, यानी कि कंप्रेशन हो। पेन और इंटेंसिफाई हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे जो नियर बाई रीजन होते हैं, अगर सपोज हमारे थोरेसिक एरिया में पेन या जैसे 70% जो स्पाइनल ट्यूमर होते हैं वो थोरेसिक स्पाइन में होते हैं, तो पेशेंट को अगर थोरेसिक स्पाइन में ट्यूमर है और वो उस एरिया को किसी ने टच किया या वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण कंप्रेस हुआ, कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी के कारण उसमें कंप्रेशन हुआ, तो वो पेन और ज्यादा वर्स्ट हो जाता है और कई बार ये पेन बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है। जैसा हमने पिछले स्लाइड में भी बात किया कि ये पेन या तो हमारे लोअर बैक या सर्वाइकल, इन दो रीजन्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। बट 70% जो केसेस होते हैं वो हमारे थोरेसिक स्पाइन के होते हैं। सो 20% जो स्पाइनल ट्यूमर होते हैं उनमें लंबर स्पाइन में यानी कि हमारे लोअर बैक में पेन देखने को मिलता है और 10% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पेन सर्वाइकल स्पाइन में या हमारे नेक रीजन में देखने को मिलता है। रेड फ्लैग सिम्टम्स विथ बैक पेन। सो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनमें बैक पेन के साथ अगर वो हमें देखने को मिल रहे हैं तो ये हमें समझ जाने चाहिए कि ये एक रेड सिग्नल है या ये किसी और चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसा हमने पहले ही बात किया कि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर में पेशेंट को बैक पेन फील हो सकता है। हर बैक पेन स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के कारण नहीं होता है, लेकिन हर स्पाइनल ट्यूमर में पेशेंट को बैक पेन फील होता ही है। सो अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से कोई एक या मल्टीपल सिम्टम्स प्रेजेंट है, तो पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो पेशेंट को मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और एक डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स? पहला है हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट में पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट की जो डाइट है वो बहुत ही कम हो जाती है और इसी के कारण जो हमारा अगला सिम्टम है वो रिलेटेड है। अगर पेशेंट की एपेटाइट कम है या अगर हम पेशेंट खाना नहीं खा रहा है ठीक से या वो खा नहीं पा रहा है, पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, तो उसमें अनप्लैंड वेट लॉस देखने को मिलेगा। अनप्लैंड वेट लॉस का मतलब है कि पेशेंट का जो वेट है वो एब्रप्टली नीचे आता जाता है, पेशेंट नॉर्मल बीएमआई से अंडर वेट कैटेगरी में आने लगता है क्योंकि पेशेंट की एपेटाइट प्रॉपर नहीं है।
पेशेंट की जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए पेशेंट का वेट लॉस होता, जो कि पेशेंट खुद नहीं करता है, उसको इनडायरेक्टली या अनप्लान्ड होता है। उसी के साथ पेशेंट को अगर नौजिया या वोमिटिंग फील हो रही है, अगर पेशेंट को नौजिया या वोमिटिंग फील हो रही है, पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट है, पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लग रही है, पेशेंट का अनप्लान्ड वे में वेट लॉस हो रहा है, उसका वेट नीचे गिरता ही जा रहा है, पेशेंट को लगातार फीवर है और ठंड देके यानी कि चिल्स है, पेशेंट को ट्रेमर है, शेक हो जाता है चिल्स के कारण, फीवर के कारण, और अगर ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या इनमें से कोई एक भी सिम्टम प्रेजेंट है पेशेंट में, तो उसे मेडिकल अटेंशन जल्द से जल्द लेना चाहिए। इन सिम्टम्स का होना बैक पेन के साथ ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट के बॉडी में कैंसरस सेल प्रेजेंट है या उसे कैंसर है, साथ ही उस या फिर कोई भी अदर सीरियस कंडीशन प्रेजेंट है, जिसके लिए पेशेंट को इमीडिएट डॉक्टर के अटेंशन की जरूरत है और मेडिकल ट्रीटमेंट को जितना जल्दी से जल्दी हो सके पेशेंट को स्टार्ट करने की इसकी सख्त आवश्यकता है। सो अगर बैक पेन है और बैक पेन के साथ लॉस ऑफ एपेटाइट है, अनप्लान्ड वेट लॉस है, नौजिया है, वोमिटिंग है, फीवर है, चिल्स है, शेक्स है, सो इनमें से कोई एक भी है और उसको एक्कम्पनी कर रहा है बैक पेन, तो ये कैंसरस का इंडिकेशन हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स फ्रॉम स्पाइनल ट्यूमर। तो जैसा हमने बात किया कि अगर स्पाइनल ट्यूमर है और उस ट्यूमर के कारण या वहां पे प्रेजेंट जो टिश्यूज है उनके डैमेज होने के कारण कोई भी नर्व रूट का कंप्रेशन हो रहा है या नर्व रूट पिंच हो रही है या उनका इम्पिंजमेंट हो रहा है, तो उसके कारण न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो चीज है वो देखने को मिलती है वो है रेडिकुलोपैथी। तो जब भी एक या मल्टीपल नर्व रूट्स कंप्रेस होते हैं या इन्फ्लेम्ड होते हैं, तो पिन या निडल चुभाने वाली जैसे जो टिंगलिंग जो सेंसेशन होती है वो पेशेंट को फील होती है। साथ ही पेशेंट को नंबनेस फील होती है, सुन्नपन पेशेंट को फील होता है और पेशेंट को वीकनेस फील होती है। पेशेंट का जो ये जो सिम्टम्स है, टिंगलिंग है, नमनेस है, वीकनेस है, ये सिम्टम्स पेशेंट को ये रेडिएटिंग नेचर के होते हैं, जो रेडिएट करते हैं चेस्ट में, एब्डोमेन में, लेग्स में या आर्म्स में। सो ये रेडिएटिंग नेचर के पेन हो सकते हैं। ये साइन वेरी करते हैं बेसिकली कि किस लोकेशन में ट्यूमर प्रेजेंट है।
यानी अगर हमारे थोरेसिक स्पाइन में है तो ज्यादा चांसेस है कि वो पेन, हमारा जो रेडिएटिंग नेचर का जो पेन है, जो टिंगलिंग है, नमनेस है, वीकनेस है, ये पेशेंट को चेस्ट एरिया में या एब्डोमेन एरिया में फील होगा। सो वो चेस्ट और एब्डोमेन तक वो रेडिएट हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को लंबर स्पाइनल ट्यूमर, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड में जो लंबर रीजन है हमारा L1 से लेके L5 तक, अगर उस रीजन में ट्यूमर है तो पेशेंट का जो पेन है, ये पेशेंट के जो सिम्टम्स है, वो रेडिएट होते हैं बेसिकली उसके लेग्स रीजन में या उसके लोअर लिम्ब में। माइलोपैथी। सो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर में जब भी उनका कंप्रेशन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट्स हमें कई एरिया में बॉडी में फील हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बिलो द स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के जो लेवल है उसके नीचे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबनेस या वीकनेस हमारे दोनों पैरों में ट्रेवल कर सकती है, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन, वॉक करते समय वॉक जो कोऑर्डिनेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। पेशेंट का जो गेट है वो चेंज हो जाता है, पेशेंट प्रॉपर गेट मेंटेन नहीं कर पाता है, पेशेंट का जो वॉकिंग पैटर्न है वो अल्टर हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को वीकनेस फील होती है, पेशेंट नंबनेस फील होती है उसके अपने दोनों पैरों में। क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम। तो बेसिकली क्वाडा इक्वाइना एक नर्व रूट का बंडल होता है जो कि डिपेंड करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। तो अगर क्वाडा इक्वाइना किसी भी रीजन से कंप्रेस हो रहा है लंबर स्पाइन, तो इसके कारण न्यूमरस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स कंप्रेशन लेवल के नीचे देखने को मिल सकते हैं, जैसे नमनेस या टिंगलिंग हमारे सैडल रीजन में, हमारे इनर थाइज में, जेनिटल्स में, बटक्स में, वॉकिंग डिसफंक्शन, बॉवेल या ब्लैडर कंट्रोल डिसफंक्शन, ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हमारे क्वाडा इक्वाइना का जो बंडल है, हमारा जो क्वाडा इक्वाइना है वहाँ कंप्रेशन होता है, तो हमें न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट देखने को मिलती है, जैसे कि नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन हमारे सैडल रीजन, यानी कि हमारी थाई, जेनिटल और बटक्स में,
उसी के साथ साथ क्योंकि हमारे लोअर बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वॉकिंग डिसफंक्शन यानी कि अल्टर्ड गेट पैटर्न, इसी के साथ बॉवल या ब्लैडर कंट्रोल का लॉस, यूरिनरी इनकंटिनेंस, पेशेंट अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता है, पेशेंट ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाता है, बॉवल कंट्रोल नहीं होता है, तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अगर किसी में वाडा इक्वाना सिंड्रोम प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर में न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं बैक पेन में, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं बट बैक पेन के साथ भी हो सकते हैं, या विदाउट बैक पेन या लेग पेन के साथ भी हो सकते हैं, या विदाउट लेग पेन भी न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट्स देखने को मिल सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स, तो बेसिकली साइन और सिम्टम्स के बाद अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो स्पाइनल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स बेसिकली अननोन होते हैं, लेकिन ऐसे मल्टीपल लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी तरह के कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट में, जिससे कैंसर सिर्फ स्पाइन का ही नहीं, किसी और पर्टिकुलर जो कैंसरस होते हैं वो भी फॉर्म हो सकते हैं। न्यूट्रिशन, अगर किसी का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, इम्प्रॉपर डाइट या डाइट में प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है, प्रॉपर मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है, प्रॉपर विटामिन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और वीक इम्यून सिस्टम होने के कारण पेशेंट में कैंसरस सेल्स डेवलप हो सकते हैं। पेशेंट कैंसर सेल में, या अगर कभी कैंसर सेल से एक्सपोजर होता है, कोई भी रेडिएशन से अगर एक्सपोजर होता है, तो वीक इम्यून सिस्टम होने के कारण पेशेंट में बहुत इजीली ऐसे लोगों में कैंसर डेवलप हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर पेशेंट के डेली रूटीन में, डेली लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नहीं है, या किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो पेशेंट को वो अल्टीमेटली पेशेंट की इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते, और उससे पेशेंट के जो इम्यून सिस्टम है वीक होते हैं, और वीक होने के कारण जैसे न्यूट्रिशन में वो पुअर न्यूट्रिशन के कारण, वीक इम्यून सिस्टम के कारण पेशेंट में कैंसर सेल्स बहुत इजीली डेवलप हो जाते हैं, वैसे ही पुअर एक्सरसाइज या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण पेशेंट में डेवलप हो सकते हैं कैंसरस सेल, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है, और वीक इम्यून सिस्टम के कारण कैंसर सेल इजीली, जब भी पेशेंट एक्सपोजर होता है कोई भी ऐसे रेडिएशन में, तो उसमें कैंसर सेल बहुत इजीली डेवलप हो सकते हैं।
बॉडी वेट, अगर पेशेंट ओबीज है या ओवरवेट है, 18 टू 24 बेसिकली हम नॉर्मल रेंज की बीएमआई मानते हैं, और उसके ऊपर यानी कि 30 तक ओवरवेट और 30 के एबव पेशेंट को हम ओबीज से क्लासिफाई करते हैं। तो अगर पेशेंट ओबीज है या ओवरवेट है, यानी कि उसके जो न्यूट्रिशनल हैबिट है, यानी उसकी जो फूडिंग हैबिट है वो इम्प्रॉपर है, वो प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है, फास्ट फूड इंटेक ज्यादा है और न्यूट्रिशियस फूड के इंटेक कम है, उसमें एक्सरसाइज नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये चांसेस होते हैं कि कैंसर सेल्स बहुत इजीली डेवलप कर जाए। यूज ऑफ टोबैको या अल्कोहल, तो अगर टोबैको कंजम्पशन है किसी भी पर्सन का, तो उनमें किसी भी फॉर्म का कैंसर इजीली डेवलप हो सकता है, या कहीं और से ओरिजिनेट होकर के वो कैंसर सेल्स हमारे स्पाइन में ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि मेटास्टेसाइज कर सकते हैं हमारे कैंसरस सेल्स हमारे स्पाइन में, जिससे पेशेंट को स्पाइनल ट्यूमर या स्पाइनल कैंसर हो सकता है। कई फैक्टर्स है, सो इन फैक्टर्स में कोई एक दिन में एक्सपोजर से नहीं होता, कई सालों के एक्सपोजर या कई सालों के पुअर लाइफस्टाइल में से ही ये फैक्टर्स इफेक्ट होते। एज अ इफेक्ट कुछ सर्टेन एनवायरमेंटल, बिहेवियरल और जेनेटिक फैक्टर्स भी है जो अंडर स्टडी है, अंडर रिसर्च प्रोसेस में है, जिनके बारे में अगर हम जाने और समझेंगे तो भी हमें स्पाइनल कैंसर के प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी हमें समझ में आ सकता है, और उनसे हम दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं। हम प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इन दोनों से हम एक नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हैं।
ऑल्दो बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनके बारे में हमने बात किया वो बहुत ही कम होते हैं, और जेनेटिक या इम्यून सिस्टम ही ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्पाइनल कैंसर के लिए। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जिनकी एक्सपोजर में आने से स्पाइनल कैंसर का जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्पेशली अगर चाइल्डहुड डेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सपोज्ड हुआ है चाइल्ड, तो उसमें स्पाइनल कैंसर डेवलप होने का चांसेस ज्यादा होता है। कोई भी अगर हेरिडेटरी कैंसर सिंड्रोम जैसे न्यूरोफिब्रोमाटस टाइप 1 या टाइप 2, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, वॉन हिप्पल-लिंडौ डिजीज, ली फ्रॉमनी सिंड्रोम, गॉर्लिन सिंड्रोम, टारकोट सिंड्रोम या काउडन सिंड्रोम, तो अगर ऐसे कोई सिंड्रोम या ऐसी कोई भी हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम से रिलेटेड कोई भी ऐसे डिजीजेस प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन में इनकी एक्सपोजर या इनके प्रेजेंस के कारण भी स्पाइनल कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वीकन इम्यून सिस्टम, किसी भी कंजेनाइटल कंडीशन के कारण या किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिसमें रिजेक्शन हुआ या एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के कारण अगर कैंसर डेवलप होता है या इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण पेशेंट में स्पाइनल कैंसर डेवलप होने के या कोई भी और टाइप ऑफ कैंसर डेवलप होने के चांसेस और रिस्क ज्यादा होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, तो अभी तक हमने इस वीडियो में बात की कॉजेस के बारे में, स्पाइनल ट्यूमर के कॉजेस, हमने बात किया साइन और सिम्टम्स के बारे में, हमने बात किया रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे जो डरावना जो कॉम्प्लिकेशन होता है या सबसे जो ज्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी या स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर से रिलेटेड सर्जरी के बाद, वो है पैरालिसिस, जो कि हेमीपरेसिस हो सकता है, जो कि पैराप्लेजिया हो सकता है। तो ये सबसे एक कॉमन और सबसे खराब जिसे हम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं वो होता है। ये देखने को मिलता है कि रिस्क जो कंप्लीट पैरालिसिस का होता है वो बहुत ही कम है, अंडर 5%, बट फिर भी किसी न किसी रूप में अक्सर पेशेंट्स में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन पैरालिसिस के साथ दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस देखने को मिलते हैं जो कि प्री ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी होते। जैसे अगर किसी को कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है सर्जरी के पहले, तो ये एक्सेलेंट चांस है कि सर्जरी के बाद गुड रिसेक्शन के बाद एक 80% चांस है कि उसमें जो
न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो थोड़ा उसमें इम्प्रूव हो सकता है, और वो जो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है वो भी इम्प्रूव होगा, और बट उसी के साथ जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हाउएवर, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस या डेफिसिट्स प्रेजेंट है सर्जरी के पहले, तो ये रिस्क ज्यादा होता है कि उसमें और कंडीशन में और डिटोरिएशन हो जाए हमारे फंक्शन में आफ्टर सर्जरी। सो ये, और ये जो रिकवरी है वो अनलाइकली होती है, यानी कि वो रिकवरी बहुत ही इम्पॉसिबल जैसी चीज होती है। इम्पॉसिबल तो नहीं, बट थोड़ा चांसेस कम होते हैं कि वो रिकवरी हो। जैसे पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, हेमिप्लीजिया है, तो ऐसे कंडीशंस में 80-90% रिकवरी मिल जाती है, बट 100% रिकवरी नहीं मिल पाती। सो पैरालिसिस या न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं अगर किसी पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल, या किसी ज्यादा पेशेंट में स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हुई है। दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिलते हैं, वो है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ फ्लूइड का लीकेज। जो इंसिजन किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के सर्जरी के दौरान, उस इंसिजन से सीएसएफ फ्लूइड का लीकेज देखने को मिलता है। ये कई बार देखने को पेशेंट्स में सर्जरी के पहले ही मिल जाता है। जब वो रेडिएशन में जाते हैं, रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, तो पेशेंट्स में ये कई बार पहले ही देखने को मिल जाता है। इन्फेक्शन या पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज फॉर्चुनेटली बहुत रेयरली देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म सर्जरी के बाद लॉन्ग टर्म में पेशेंट में एक अप्रोच, एक ऑपरेटिव अप्रोच जब उसमें अप्लाई की जाती है, तो उसमें प्रोग्रेस, अगर मल्टीपल वर्टिब्रल लेवल में स्पाइनल में सर्जरी हुई है, तो उसमें कई बार ये रहता है कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी प्रेजेंट हो सकती है, या वो रिस्क ज्यादा रहता है कि वो पेशेंट स्पाइनल डिफॉर्मिटी, उसमें किसी न किसी तरह की स्पाइनल डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाए। इसलिए ये स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रखना पड़ता है पेशेंट को। हर रेगुलर इंटरवल में क्लिनिकल एग्जामिनेशन जरूरी होता है, एक्सरेज जरूरी होते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जरूरी होता है, और एक स्पाइनल ऑर्थोपेडिक सर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पोस्ट सर्जरी एंड प्री सर्जरी ऑल्सो। तो अगर पोस्ट सर्जिकल कोई कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि पैरालिसिस है, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल सर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी तरीके से अगर पेशेंट में मल्टीपल लेवल में सर्जरी हुई है, तो उसके कारण डेवलप होने वाली स्पाइनल डिफॉर्मिटी को मैनेज करने के लिए, उसका रेगुलर इंटरवल में एग्जामिनेशन करने के लिए
रेगुलर इंटरवल में एक्सरेज करने के लिए या एमआरआई या सीटी स्कैन के लिए पेशेंट को एक इस टीम में स्पाइनल ऑर्थोपेडिक सर्जन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो डायग्नोसिस में कई बार स्पाइनल ट्यूमर में लोग उतना ध्यान नहीं देते, या ये कई बार अनदेखा हो जाता है, क्योंकि इनिशियली इसमें कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, या जो सिम्टम्स देखने को भी मिलते हैं वो बहुत ही कॉमन कंडीशन को रिजेंबल करते हैं, या बहुत ही कॉमन चीजें होती हैं, जैसे कि बैक पेन है, भूख न लगना, या वोमिटिंग होना, नोजिया फील करना। तो ये सब एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स। तो कई बार ये कंडीशन डायग्नोस प्रॉपरली नहीं हो पाती, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डॉक्टर के लिए कि वो कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ले, एक जनरल और एक फिजिकल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करे, और उसके बाद उस एग्जामिनेशन के बाद अगर डॉक्टर सस्पेक्ट करता है तो कंफर्मेटरी टेस्ट्स यूज किए जा सकते हैं, सो दैट डायग्नोसिस किया जा सके और ट्यूमर के लोकेशन को पिन पॉइंट किया जा सके। डायग्नोसिस के लिए स्पाइनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई, इसको यूज किया जाता है। एमआरआई बेसिकली एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ये यूज किया जाता है कि उनसे एक एक्यूरेट इमेज प्रोड्यूस की जाए स्पाइन की या स्पाइनल कॉर्ड की, और वहां पे आसपास जो भी हमारे न्यूरोलॉजिकल या नर्व एंडिंग्स है उनकी। एमआरआई बेसिकली एक बहुत ही प्रेफर्ड टेस्ट है डायग्नोस करने के लिए ट्यूमर को, और क्योंकि वहाँ एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट कई बार हम यूज कर सकते हैं जो इंजेक्ट किया जा सकता है हैंड में या फोर आर्म में, सो दैट कि उस स्ट्रक्चर के लोकेशन को देखा जा सके या हाईलाइट किया जा सके। सो उसके लिए हम एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो कि एक डाई होती है उसे हम यूज कर सकते हैं। कई लोगों में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगता है जब वो एमआरआई स्कैन के अंदर होते हैं, या वहां पे एक लाउड थंपिंग साउंड होता है जो कि कई लोगों के लिए डिस्टर्बिंग नेचर का होता है। इसलिए कई सेंटर्स में पेशेंट्स को ईयर प्लग्स दे दिया जाते हैं, सो दैट वो नॉइज से बच सके और जो स्कैनर है प्रॉपरली स्कैनिंग किए जा सके। अगर बहुत ज्यादा पेशेंट एंग्जियस है या एंजाइटी है तो उसमें को माइल्ड सेडेटिव्स भी दिए जा सकते हैं, सो दैट पेशेंट कूल रहे, काम रहे। इन
सर्टेन सिचुएशन एक जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन, सो बेसिकली एक नैरो बीम रेडिएशन का यूज किया जाता है सो दैट एक डिटेल्ड इमेज प्रोड्यूस की जा सके स्पाइन की। समटाइम्स ये एक कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट की जा सकती है जो कि एबनॉर्मल चेंजेस स्पाइनल कैनाल में या स्पाइनल कॉर्ड में इजीली दिखा सके, क्योंकि इसमें एक कंप्यूटराइज्ड इमेज दिखती है, एक कंप्यूटर से हम इसको चेक कर सकते हैं, तो डाई से हमें कॉन्ट्रास्ट डाई से वहां पे उस चेंजेस को, उस एबनॉर्मल चेंज को इजीली लोकेट कर सकते हैं। बायोप्सी एक ऐसा वे है जिससे हम किसी भी एक एग्जैक्ट टाइप ऑफ स्पाइनल ट्यूमर को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम एक स्मॉल टिश्यू ले, एक सैंपल लें और उसको बायोप्सी करें, यानी कि एक माइक्रोस्कोप में उसका एग्जामिनेशन करें, तो हम उस स्पाइनल ट्यूमर के टाइप को डिटरमाइन कर सकते हैं और इसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस को भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि एक करेक्ट ट्रीटमेंट पैटर्न के लिए एक परफेक्ट और एक करेक्ट डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। इसलिए करेक्ट उसमें करेक्ट पैटर्न में डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते।
स्टेजिंग, बेसिकली स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कैंसर की बात करते हैं। तो स्टेजिंग से हम क्लासिफाई करते हैं कि जो एबनॉर्मल टिश्यूज हैं वो किस एक्सटेंट तक डेवलप्ड है या किस एक्सटेंट तक उनका इन्वॉल्वमेंट है। सो बेसिकली अगर हम स्पाइनल कैनाल की बात करें तो हम स्टेजिंग से ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि कितना परसेंट स्पाइनल कैनाल इन्वॉल्व है या ट्यूमर किस एरिया तक स्प्रेड हुआ है। इसके लिए डॉक्टर एक होल बॉडी स्कैन जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करके साथ में सीटी स्कैन लंग्स और एब्डोमेन का करवाया जाता है और उसके बाद कंफर्म करने के लिए इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स और उनकी फाइंडिंग्स के साथ उन्हें कंफर्म किया जाता है, उन्हें एक तरह से कंपेयर किया जाता है और फिर उसे कोरिलेट किया जाता है पेशेंट के सिम्टम्स के साथ। तो इससे एक प्रॉपर स्टेजिंग हो जाती है, जैसे स्टेज 1, 2, 3, 4। सो इस स्टेजिंग से ही एक करेक्ट डायग्नोसिस और उस करेक्ट डायग्नोसिस के साथ साथ एक करेक्ट ट्रीटमेंट प्लान बनाने में, मेडिकल ट्रीटमेंट एक सही डायरेक्शन में हो, वो डिसाइड करने में बहुत हेल्प मिलती है। ट्रीटमेंट, सो बेसिकली ट्रीटमेंट डिसीजन में एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत पड़ती है और एक्सपर्ट टीम ऑफ सर्जन्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं और कई तरह के स्पेशलिस्ट प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली एक ये टीम वर्क होता है किसी भी स्पाइनल ट्यूमर या कैंसर के ट्रीटमेंट में, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि सर्जिकल इंटरवेंशंस ज्यादा प्रेफरेबल है या नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस ज्यादा प्रेफर किए जाएंगे। तो इससे बेसिकली हम ये एक प्लान तैयार करते हैं, ओवरऑल हेल्थ या ओवरऑल गोल को हम प्लान करते हैं सो दैट इससे एक प्रॉपर चैनलाइज ट्रीटमेंट को किया जा सके।
नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। सो अगर हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो ये बेसिकली इंक्लूड करते हैं ऑब्जर्वेशन, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। ट्यूमर्स जो एसिम्टोमेटिक है या माइल्डली सिम्टोमेटिक है या जो जिनमें किसी तरह का चेंज या प्रोग्रेशन अपेयर नहीं हो रहा है और उन्हें अगर रेगुलेट किया जा रहा है रेगुलर इंटरवल में एमआरआई से, तो हम उसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स प्रेफर कर सकते हैं। ऐसे ट्यूमर्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी को। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटास्टैटिक ट्यूमर्स होते हैं जो कि रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट का ट्यूमर है या किडनी का ट्यूमर। उन केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशंस ही एक तरह का वाइबल ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता है। तो ऐसी कंडीशन में, सर्जरी के कंडीशन में, पेशेंट को का जो प्रोग्नोसिस है वो कई तरह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण कई बार कम हो जाता है या प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है। लेकिन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हर जगह प्रॉपरली हम यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ जैसे जीआई ट्रैक्ट है, किडनी है, इनमें अगर कोई ट्यूमर हुआ तो ये ट्यूमर क्योंकि रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं तो इनमें रेडियो जो हमारा रेडिएशन जो थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ये प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते। सर्जरी, सो सर्जरी के लिए जो हमारे जो इंडिकेशंस है वो कई फैक्टर्स ये पर डिपेंड करते हैं। जो मेजर जो फैक्टर होता है वो होता है कि टाइप ऑफ ट्यूमर। सो प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर को कंप्लीट एंड ब्लॉक रिसेक्शन से रिमूव किया जा सकता है और एक पॉसिबल क्योर या चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है। जिन पेशेंट में मेटास्टैटिक ट्यूमर है, सो उनमें प्राइमरी पैलिएटिव केयर के बाद या न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को प्रिजर्व करने के साथ साथ स्पाइन स्टेबलाइजेशन भी यूज करना पड़ता है और उससे उनका कई बार पेन एलिविएट भी होता है। जनरली सर्जरी कंसिडरेशन तभी लिया जाता है अगर मेटास्टेसिस होने के बाद उसमें 3 से 4 मंथ लॉन्गर उनमें एक्सपेक्टेड रहता है कि वो लिव करेंगे, या जो ट्यूमर है वो रेजिस्टेंट है रेडिएशन या कीमो के, तभी सर्जिकल ट्रीटमेंट को यूज किया जाना चाहिए। अगर हम इंडिकेशंस की बात करें कि किन इंडिकेशंस या किन फैक्टर्स को देख के सर्जरी को प्रेफर करना चाहिए, तो इनट्रैक्टेबल पेन, यानी कि हम पेन को ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि पेन एक्चुअल में है कहाँ, क्योंकि वो रेडिएटिंग पेन है, या किसी तरह का स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है जिसमें हम, या कोई ऐसे फ्रैक्चर हुआ था या कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर था जिसमें स्टेबलाइजेशन की जरूरत है, तो ऐसे कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन यूज करना ही एक तरह का या एकमात्र ऑप्शन बच जाता है। और अदरवाइज हम नॉर्मल, यानी कि हमारा नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन को हम प्रेफर कर सकते हैं। जिन जो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बात की कि जैसे अगर जीआई ट्रैक में ट्यूमर है या किडनी में ट्यूमर है तो वो हमारे रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। तो ऐसे ट्यूमर में सर्जिकल इंटरवेंशन को ही चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा यूज किया जाता है।
फॉर केसेस जैसे कि जिसमें सर्जिकल रिसेक्शन यूज की पॉसिबल है, तो उनमें प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन यूज किया जाता है, सो दैट जो रिसेक्शन की जो प्रोसेस है वो इजियर रहे। इस प्रोसेस में एक इंसर्ट किया जाता है हमारे कैथेटर, एक ट्यूब हमारे आर्टरीज में ग्रोइन रीजन से। कैथेटर को गाइड किया जाता है अपवर्ड हमारे ब्लड वेसल से, जो कि हमारे ट्यूमर के साइड तक जाती है। फिर वहां से एक ग्लू लाइक लिक्विड यानी कि एम्बोलिक एजेंट वो यूज किया जाता है, जो ब्लॉक कर देती है वेसल को, जो फीड करते हैं हमारे ट्यूमर में। जब ब्लड वेसल्स उन ब्लॉक कर देती है, जो ट्यूमर्स हम जो भी वेसल्स हमारे ट्यूमर को फीड कर रहे हैं वो ब्लॉक हो जाती है, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है हमारे सर्जिकल इंटरवेंशन में। क्योंकि सर्जिकली में अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए एक प्री ऑपरेटिव इम्बोलाइजेशन करना जरूरी है, सो दैट सर्जिकल रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। अगर सर्जरी कंसिडर की गई तो उस अप्रोच से ट्यूमर में ये डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है, एक पर्टिकुलर अप्रोच से, कि ट्यूमर कहाँ पे लोकेटेड है, यानी ट्यूमर का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सो पोस्टीरियर बैक अप्रोच या पोस्टीरियर अप्रोच से अलाउ करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन में ड्यूरा से, और फिर हम एक्सपोजर होता है नर्व रूट्स का। इस अप्रोच से बेसिकली जो ट्यूमर है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, उन्हें हम एक्सपोज कर सकते हैं ट्यूमर्स इनसाइड द ड्यूरा। यानी कि हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट, यानी हमारा जो स्पाइनल कॉलम का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, उसे हम यूज कर सकते हैं हमारे ड्यूरा मैटर के ट्यूमर्स को लोकेट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए। मल्टीपल लेवल के डीकम्प्रेशन और मल्टी लेवल के सेगमेंटल फिक्सेशन परफॉर्म करना पड़ सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। एंटीरियर अप्रोच एक्सेलेंट अप्रोच होती है हमारे ट्यूमर्स के लिए जो फ्रंट ऑफ द स्पाइन में। इस अप्रोच से हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं डिफेक्ट में, जो हमारे जिससे अगर हमने कोई वर्टिब्रल बॉडी रिमूव की है तो उसको हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इस अप्रोच से हम एक प्लेसमेंट ये अलाउ करती है प्लेसमेंट का एक शॉर्ट सेगमेंट फिक्सेशन डिवाइस। थोरैसिक और लंबर स्पाइनल ट्यूमर जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम को, तो उनको चैलेंज किया जा सकता है, सो दैट कि वो रिसेक्ट कंप्लीटली। उनमें चैलेंज होता है कि ये इनको दोनों को साथ में ये प्रॉपरली रिसेक्ट करना एक बेसिकली सर्जन के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। इसलिए नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली या इनफ्रिक्वेंटली हम बात करें तो पोस्टीरियर अप्रोच फॉलो किया जाता है सेपरेटली, स्टेज एंटीरियर अप्रोच को सेपरेटली, so that the complex lesions है उन कॉम्प्लेक्स लीजन्स को ट्रीट किया जा सके, उनको सर्जिकली ट्रीट किया जा सके। तो बेसिकली हम दो अप्रोच यूज करते हैं, एक है हमारी पोस्टीरियर अप्रोच और एक है हमारी एंटीरियर अप्रोच। और पोस्टीरियर अप्रोच में हम मल्टीपल लेवल में डिकम्प्रेशन कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है, और उसमें हमारा जो मल्टी लेवल सेगमेंटल है फिक्सेशन, वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं।
आउटकम ऑफ सर्जरी। सर्जरी का आउटकम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्जरी होना या ना होना ये आउटकम पे बहुत डिपेंड करता है। अगर हमारा प्रोग्नोसिस पुअर है तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि सर्जिकल इंटरवेंशंस को हम ना यूज करें, या ऐसे इंटरवेंशंस को यूज करें जिससे प्रोग्नोसिस को और बेटर किया जा सकता है। तो आउटकम बेसिकली डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पे, कि स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्यूमर है वो बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या किस नेचर का है। अगर प्राइमरी ट्यूमर है तो जो गोल होता है वो ट्यूमर को कंप्लीटली रिमूव कर देना है, सो दैट कि एक ऑप्टिमल पोटेंशियल क्योर यूज की जा सके मैलिग्नेंसी में। अगर प्राइमरी ट्यूमर टाइप है, कोई भी ऐसा है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंट्रामेडुलरी ट्यूमर है, तो उसमें कंप्लीट रिसेक्शन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है विदाउट न्यूरल डैमेज के। तो अगर हमारा न्यूरल डैमेज हुआ है या न्यूरोवेस्कुलर डैमेज हुआ है, तो ऐसे केसेस में पैरालिसिस या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। अगर मेटास्टैटिक ट्यूमर, तो मेटास्टैटिक ट्यूमर में हमेशा ये गोल होता है कि ऑलमोस्ट एक पैलिएटिव केयर यूज किया जाए, एक ट्रीटमेंट को एम किया जा सके, और उस ट्रीटमेंट में हम स्टेरोटाइप जो टैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, उसे हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं स्पाइनल एपिड्यूरल डीकम्प्रेशन, या जैसी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम मेटास्टैटिक डिजीज को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सकें, या ज्यादा से ज्यादा हम उसे, जो हमारा आउटकम है उसे हम इम्प्रूव कर सकें। तो जितना पॉसिबल हो सकता है, जैसे अगर प्राइमरी ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, तो उसे रिमूवल या उसका रिसेक्शन ही एक तरह से आउटकम होता है। सो उस आउटकम में, या हमारा प्राइमरी ट्यूमर है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का इंट्रामेडुलरी इन्वॉल्वमेंट है, तो उस काइंड ऑफ ट्यूमर में एक कंप्लीट रिसेक्शन कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारे न्यूरल डैमेज के कारण। और अगर न्यूरल डैमेज है, हमारे किसी भी नर्व रूट का डैमेज हुआ है, तो उस नर्व रूट के डैमेज के कारण हमें दूसरे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, जो कि कई बार पेशेंट को और बदतर कंडीशन में ला सकता है, या पेशेंट के पैरालिसिस डेवलप हो सकता है, या पेशेंट में और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। सर्जरी अगर हम एडल्ट्स में बात करें तो उसमें कई तरह के रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट, अगर हम ओवरऑल रिपोर्ट्स की बात करें तो 14% ऐसे पेशेंट होते हैं जो किसी न किसी तरह के मेजर कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड होते हैं। अगर हम कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें जो सर्जिकल साइट में देखने को मिलती है, वो होते हैं हमारी इन्फेक्शन, हमारा सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट में कई बार डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, डीवीटी हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट्स, या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ज्यादातर उन पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं जिनमें किसी भी टाइप की कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस प्रेजेंट होती है, जैसे कि स्टेरॉइड यूज,
या कोई भी दूसरी कंडीशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट की कंडीशन या डायबिटिक, तो अगर ऐसी किसी भी कोई भी कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट है पेशेंट में, तो उन पेशेंट्स में पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।